बड़े इलेक्ट्रिकल जनरेटर की कूलिंग के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेक्चर में हाइड्रोजन एज ए कूलेंट से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़े इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में हम हवा के बजाय हाइड्रोजन का एज ए कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको कूलिंग के लिए ज़्यादा क्षमतावान बनाती हैं। जैसे इसकी डेंसिटी कम है, हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, इसकी हाइड्रोजन की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इन सब वजह से ये हवा के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा अच्छी कूलिंग दे सकती है। हाइड्रोजन जो है हवा के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा अच्छी कूलिंग देती है। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन सेंसर्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन का आराम से डिटेक्शन कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन जनरेटर है उसका साइज़ छोटा होता है, बजाय अगर हम उसके बजाय हवा से ठंडा होने वाले जनरेटर का साइज़ देखें तो उसके मुकाबले हाइड्रोजन से ठंडा किए हुए जनरेटर का साइज़ कम होता है। जनरेटर की कूलिंग के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी पावर के जनरेटर्स को हम लोग हाइड्रोजन और पानी से ठंडा रखते हैं। जनरेटर के रोटर को हम हाइड्रोजन से ठंडा रखते हैं और जो स्टेटर वाइंडिंग है वो खोखले कॉपर के पाइप से बनी होती है और इन खोखले कॉपर के पाइप के अंदर पानी का प्रवाह किया जाता है ताकि स्टेटर वाइंडिंग ठंडी रहे। हाइड्रोजन पहले जनरेटर को ठंडा करती है और इस जनरेटर को ठंडा करने में हाइड्रोजन खुद गर्म हो जाती है और इस गर्म हाइड्रोजन को हम हीट एक्सचेंजर द्वारा ठंडा करते हैं। हीट एक्सचेंजर में पानी का प्रवाह होता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। This lecture is available in English language also. हाइड्रोजन की प्योरिटी नापने के लिए एक ऑनलाइन थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर एनालाइजर इस्तेमाल किया जाता है। इस थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर की 3 मेजरिंग रेंजेस होती हैं। पहली रेंज है 80 to 100% हाइड्रोजन। इसको जनरेटर के नॉर्मल ऑपरेशन के समय
हाइड्रोजन की प्योरिटी चेक करने के काम में लाया जाता है। जो दूसरी मेजरिंग रेंज है वो है 0 to 100% हाइड्रोजन, और तीसरी मेजरिंग रेंज है 0 to 100% कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों रेंजेस का इस्तेमाल जब टरबाइन को मेंटेनेंस के लिए खोलना होता है उस समय काम में लाया जाता है। हाइड्रोजन की विस्कोसिटी लो है, कम है। यह प्रॉपर्टी, लो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के लिए फेवरेबल है, क्योंकि इसकी वजह से ड्रैग लॉस कम होता है, यानी कि फ्रिक्शनल लॉस कम होता है। क्योंकि जनरेटर का रोटर काफ़ी हाई स्पीड पे घूम रहा होता है, तो यह ज़रूरी है कि कूलिंग मीडियम का ड्रैग लॉस कम से कम हो। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ड्रैग लॉस कम है, इसलिए यह एक अच्छा कूलिंग मीडियम है। हाइड्रोजन की शुद्धता, अगर जनरेटर कूलिंग में इस्तेमाल की जा रही हाइड्रोजन अशुद्ध होगी तो उसका ड्रैग लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ये देखा गया है कि अगर हाइड्रोजन की प्योरिटी 98% के बजाय 95% हो जाए तो विंडेज लॉस जो है 32% बढ़ जाते हैं। और अगर विंडेज लॉस ज़्यादा होंगे तो जनरेटर में पैदा हुई हीट जो है उसको डील करना मुश्किल पड़ जाएगा, उस हीट को जनरेटर से बाहर निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। ऑपरेशन सील ऑयल सिस्टम। जनरेटर जो है बियरिंग्स के ऊपर रोटेट करता है। जनरेटर में हाइड्रोजन भरी होती है। ये हाइड्रोजन जो है बियरिंग के रास्ते एटमॉस्फेयर में जा सकती है, तो इसके लिए सीलिंग की ज़रूरत होती है ताकि हाइड्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में लीक ना करे। इसके लिए लिक्विड सील का इस्तेमाल किया जाता है। इस लिक्विड सील के लिए एक ब्रास रिंग होता है जो एक स्प्रिंग द्वारा जनरेटर रोटर के ऊपर प्रेस कर रहा होता है, और इस ब्रास रिंग और शाफ्ट के बीच में टरबाइन ऑयल को फोर्स किया जाता है। यह टरबाइन ऑयल हाइड्रोजन प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पर होता है। अब ये हाई प्रेशर ऑयल जो है सील जो ब्रास का रिंग है उससे दोनों तरफ लीक करता है। एक तो लीक करता है जनरेटर साइड में जहाँ पे हाइड्रोजन होती है, दूसरी तरफ ये लीक करता है एटमॉस्फेयर साइड में जहाँ पे हवा होती है। सील ऑयल में थोड़ी बहुत हवा मिश्रित होती रहती है।
अब इस सील ऑयल को रिसर्कुलेट करते रहते हैं, क्योंकि हर बार नया तेल तो ले नहीं सकते, तो उसी तेल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अब ये हवा जो है, जो तेल में मिश्रित है, ये धीरे धीरे जनरेटर के अंदर रिलीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से जो जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन है उसमें हवा का मिश्रण बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की जो शुद्धता है वो कम हो जाती है। हमें हाइड्रोजन की शुद्धता को, प्योरिटी को मेंटेन करना है। हाइड्रोजन की शुद्धता को मेंटेन करने के लिए सील ऑयल स्कैवेंजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सील ऑयल को एक होल्डिंग टैंक में रखा जाता है, जो एटमॉस्फेयर की तरफ खुला हुआ होता है। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की तरफ खुला हुआ है, तो इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन और हवा का मिश्रण है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब हवा भी रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है स्कैवेंजिंग सिस्टम द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि हमको जनरेटर में हाइड्रोजन को मेकअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो हम हाइड्रोजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम धीरे धीरे और हाइड्रोजन जनरेटर में दे सकें, या फिर ऑन साइट हाइड्रोजन जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जनरेटर में जो हाइड्रोजन की कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। डिग्रेडेशन ऑफ बियरिंग्स। बियरिंग्स का क्वालिटी कम होना। अब जब बियरिंग्स की क्वालिटी कम होती है तो उसमें से तेल ज़्यादा लीक करेगा, और जब तेल ज़्यादा लीक करेगा तो जनरेटर में हवा का ट्रांसफ़र होना ज़्यादा हो जाएगा। तेल ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसका पता ऑयल फ्लो मीटर से लगाया जा सकता है। ऑपरेशन ड्राइंग, यानी कि हाइड्रोजन को सुखाना, हाइड्रोजन से मॉइस्चर को हटाना। प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि जनरेटर में हाइड्रोजन में पानी की उपस्थिति। जनरेटर में पानी की प्रेजेंस को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हाइड्रोजन की जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। पानी की उपस्थिति से जनरेटर के पार्ट्स में क्रोजन हो सकता है। जनरेटर के अंदर हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, उनमें आर्किंग हो सकती है, जिसकी वजह से जनरेटर की लाइफ कम हो सकती है। इस वजह से हाइड्रोजन के अंदर पानी की प्रेजेंस, उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। डेसीकेंट पे आधारित हाइड्रोजन का सुखाया जाना। हाइड्रोजन को जो है
सर्कुलेट करते हैं जनरेटर के अंदर। उस सर्कुलेशन के रास्ते में एक ड्रायर का इस्तेमाल होता है। यह ड्रायर जो है डेसिकेंट बेस्ड होता है, जिससे कि हाइड्रोजन को सुखाया जाता है, उसके अंदर के जो मॉइस्चर है उसको दूर किया जाता है। अगर हाइड्रोजन में मॉइस्चर है, इसका मतलब ये भी है कि जनरेटर का जो कंपार्टमेंट है उसमें हवा लीक कर रही है। आखिर जनरेटर में हवा लीक कैसे कर गई या कर जाती है? एक ही रास्ता है, वो है टरबाइन ऑयल द्वारा। क्योंकि टरबाइन ऑयल ही जो है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू भी पास हो रहा है। दूसरा वाटर लीकेज का जो चांस है टरबाइन ऑयल में, वो है हीट एक्सचेंजर में पानी लीक की वजह से। तो मॉइस्चर को दूर करने का जो तरीका है वो ये है कि हाइड्रोजन स्कैवेंजिंग जो है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है ना कम स्कैवेंजिंग की जाए, ना ज़रूरत से ज़्यादा स्कैवेंजिंग किया जाए। जितनी ज़रूरत है टरबाइन ऑयल की स्कैवेंजिंग की, उतना ही स्कैवेंजिंग की जाए। ऑपरेशन पर्जिंग, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को निष्कासित करना कैसे किया जाता है यह भी बताया जाता है। हवा और हाइड्रोजन के मिक्सचर में विस्फोट हो सकता है। इस विस्फोट की कंडीशन ये है कि हवा और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है, अगर उसमें हाइड्रोजन 4% से ज़्यादा है तो एक्सप्लोजन हो सकता है। ये जो लिमिट है 4% से 75% तक की है। अगर हाइड्रोजन और हवा के मिक्सचर में हाइड्रोजन 4% और 75% के बीच में है तो उसमें विस्फोट हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हाइड्रोजन और हवा का मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन या तो 4% से कम हो या फिर 75% से ऊपर हो, ताकि हवा और हाइड्रोजन के मिक्सचर में विस्फोट ना होने पाए। इसके लिए हाइड्रोजन की जो प्योरिटी है बराबर चेक होनी चाहिए। इनर्ट गैस, हिंदी में मतलब हुआ निष्क्रिय गैस। ऐसी गैस जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ना करती। जब हाइड्रोजन को जनरेटर में भरते हैं तो ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए ताकि उसमें जनरेटर में एटमॉस्फेयर की हवा जो है वो घुसने ना पाए। तो इसीलिए हाइड्रोजन का ज़्यादा प्रेशर रखा जाता है जनरेटर के अंदर। अब जब मेंटेनेंस के लिए टरबाइन को खोला जाना है तो जनरेटर की जो हाइड्रोजन गैस है उसको बाहर निकालना होगा, पर्जिंग करना होगा। अब
पर्जिंग के समय भी उसमें हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि एक इनर्ट गैस को जनरेटर में प्रवेश कराते हैं और इस इनर्ट गैस का प्रेशर ज़्यादा रखा जाता है ताकि उसके प्रेशर से हाइड्रोजन गैस जनरेटर के बाहर निकल जाए। अब जब जनरेटर पूरी तरह से इनर्ट गैस द्वारा भर दिया जाता है तो उसके बाद इनर्ट गैस को बाहर निकाला जाता है ताकि जनरेटर के अंदर हवा भर जाए। तो आप ये देखिए कि जनरेटर से हाइड्रोजन गैस निकालने और जनरेटर में हवा भरने से पहले बीच में इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया गया। इसका विपरीत किया जाता है जब जनरेटर को, टरबाइन को चलाने के लिए हाइड्रोजन का भरा जाना है। तो इसका मतलब है कि पहले जनरेटर में इनर्ट गैस भरी जाएगी, उसके बाद हाइड्रोजन द्वारा उस इनर्ट गैस को रिप्लेस किया जाएगा ताकि किसी भी क्षण हवा और हाइड्रोजन का मिश्रण ना होने पाए। जहाँ दोनों का मिश्रण हुआ, विस्फोट हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। पर्जिंग साइकिल। अब हम लोगों ने इनर्ट गैस का नाम लिया। जनरेटर के केस में कार्बन डाइऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों गैस जो हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इनका एक्सप्लोसिव मिक्सचर नहीं होता है। और पर्जिंग साइकिल चाहे शटडाउन के समय या जनरेटर को स्टार्ट करने के समय जो पर्जिंग साइकिल है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए गैस प्योरिटी सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड। इस पर्जिंग के काम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये आराम से हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेती है। तो पर्जिंग करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेटर के बॉटम से प्रवेश कराया जाता है और हल्का होने की वजह से हाइड्रोजन जो है जनरेटर के टॉप से रिलीज़ हो जाती है। तो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड भरती रहती है और ऊपर से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है, पर्ज आउट हो जाती है। जनरेटर बंद कंडीशन में है। अब जो है जनरेटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, अब उसको हमने विस्थापित करना है। तो क्या करते हैं, जनरेटर के टॉप से हवा का प्रवेश कराते हैं और बॉटम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। इस समय जो है जनरेटर लोडेड नहीं होता है और उसको स्लो स्पीड पे चलाया जाता है ताकि जो जनरेटर के फैन है उसके अंदर लगे हुए हैं कूलिंग के लिए, वो गैसेस को मिक्स करें और जल्दी से जल्दी जो है प्योरिटी मिल जाए, हवा जो है जनरेटर में प्रवेश कर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए।
तो जब जनरेटर चलती हुई कंडीशन में है, जबकि मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम देख चुके हैं कि हाइड्रोजन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ये हाइड्रोजन जो है मेकअप के काम आती है, ताकि जो जनरेटर में हाइड्रोजन की कमी हो रही है उसको बराबर पूरा किया जा सके। इसके लिए मेकअप करने के लिए या तो हम हाइड्रोजन सिलेंडर रखते हैं, या फिर हाइड्रोजन को साइड पे ही इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से बनाया जाता है और इसको जनरेटर में प्रवेश कराया जाता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था।